मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अब पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता भाई, हौसले से उड़ान होती है। चलिए आज हम आ गए नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ITI इलेक्ट्रीशियन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो पार्ट सेकेंड ईयर का है, पार्ट 1 वीडियो है हमारा ये, जो UP PCL TG2 ALP CBT2 बार्क इसरो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे वीडियो तो लास्ट तक बने रहें। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। वीडियो तो लास्ट तक बने रहिएगा जरूर, कैसे आपको ITI सेकेंड ईयर का बेसिक है ये इसमें से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं जो ITI सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है। ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में जो एक्स के रूप में चिन्हित है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ऑप्शन में देख लीजिए, जो एक्स के रूप में ये देखिए पूरा जो है ये एक्स के रूप में जो चिन्हित है इसका नाम क्या है? तो इसका देख लेते हैं हम। डीसी जनरेटर में इसका आर में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कम्यूटेटर रेजर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कम्यूटेटर रेजर। कम्यूटेटर रेजर ऊपर वाले भाग को हम, जो ऊपर वाला भाग है इसको डीसी जनरेटर का ऊपर वाला भाग को हम कम्यूटेटर रेजर बोलते हैं। जो ऊपर वाला है जनरेटर का, इसको कम्यूटेटर रेजर बोला जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जनरेटर का नाम क्या है? ये जो जनरेटर है इसमें लोड लिखा हुआ है, नीचे लोड लिखा रहेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नीचे जो लोड लिखा रहेगा तो आप लोग को याद रखना है कि इस जनरेटर का क्या नाम है। तो नीचे लोड लिखा रहेगा तो इस जनरेटर का नाम है, ये नीचे अगर लोड लिखा रहेगा तो इस जनरेटर का नाम है ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। अब देख लीजिए, ये जो है डीसी जनरेटर के रूप में जो एक्स के रूप में चिन्हित है, इसका भाग, इसका नाम क्या है? तो इसका देख लेते हैं हम, इसका नाम क्या है? ये जो है नीचे इसको हम बोलते हैं पोल शू। देखिए ऑप्शन में हमारे यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो नीचे वाला परत है, ये जो नीचे वाले पर्सन को हम बोलते हैं, नीचे वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पोल शू। इसको हम जानते हैं पोल शू के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा पोल शू। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो डीसी जनरेटर, ये देखिए डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये देखिए ये डीसी जनरेटर भाग, यहाँ पर देखिए ये डीसी जनरेटर का भाग है। इसमें जो तीर ऐसे एरो का निशान दिया हुआ है, जिसमें एरो का निशान दिया हुआ रहेगा वो डीसी जनरेटर का किसका नाम है? जिसमें एरो का निशान, ध्यान रखिएगा इसको याद करने का है, जिसमें एरो का निशान दिया हुआ है यह है संचय यौगिक जनरेटर। कौन सा जनरेटर है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संचय यौगिक जनरेटर। जिसमें एरो का निशान दिया रहेगा वो संचय यौगिक जनरेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा हो, जनरेटर की बात कर रहे हैं हम, डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा हो या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, दोनों को हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा हो या विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, उसको हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो ईबी बराबर ऑप्शन नंबर सी, ईबी बराबर V - LA RA वोल्ट हो जाएगा। ईबी बराबर V - LA RA वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको ऐसे भी घुमाकर पूछा जाता है, से आपसे पूछ देगा कि LA बराबर क्या होगा? तो LA बराबर क्या होगा? जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप LA का यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी हमें पता है कि EB बराबर होता है V - LA RA वोल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको भेज देंगे इधर तो हो जाएगा LA RA, इसको भेज देंगे तो हो जाएगा LA RA इक्वल टू V - EB हो जाएगा, V - EB। फिर यहाँ पर RA को, यहाँ से RA जो है, फिर ये RA को हम नीचे लाएंगे तो RA, ये वाला RA को हम अगर यहाँ पर नीचे ला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन V - EB बटा में RA। तो LA बराबर ये भी फॉर्मूला हो गया, LA बराबर V - EB बटा में RA। आपको निमी के क्वेश्चन बुक में ये देखने को मिलेगा ये क्वेश्चंस। अब देख लीजिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इस जनरेटर का क्या नाम है? तो इस जनरेटर को याद रखना है कि इस जनरेटर का क्या नाम है। टोटल ये निमी पैटर्न है, जितना निमी पैटर्न पर है ये सभी क्वेश्चन निमी पैटर्न पर है, आपको याद रखना है। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ा गया है, ठीक है, इसको जोड़ा गया है, इसको एक एक से जोड़ा गया है, तो ये अलग से इसको जोड़ा गया है, इसको भी अलग से जोड़ा गया है, इसको भी अलग से जोड़ा गया है, तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। इसको हम जिसको ये जो फिगर देख लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा अलग से उत्तेजित, जिसमें बाहर अलग से जोड़ा गया। देखिए ये अलग पार्ट हो गया, 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 इसको अलग से जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को, कह रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है जनरेटर के द्वारा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को हम डीसी जनरेटर का सिद्धांत कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को हम क्या कहते हैं, तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र कौन सा होता है, यानी ईएमएफ के लिए ईएमएफ ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BLV sin थीटा वोल्ट। ये BLV sin थीटा वोल्ट ईएमएफ के लिए ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आपसे ऊपर हम बोले हैं, अब इसका आंसर आप हमारे कमेंट में जरूर दें। आपको हम ऊपर बोले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो या डीसी जनरेटर में, खासकर डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, या आपको डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, या आपको कोई ईएमएफ की दिशा हो, कोई भी दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये डीसी जनरेटर का भाग का क्या नाम है? ये जो डीसी जनरेटर आप देख रहे हैं, इस जनरेटर के भाग का आपका क्या नाम है? तो इसका जो घकलोक की तरह है, इसको हम बोलते हैं योक या फ्रेम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योक या फ्रेम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोल सी, देखिए 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैंप समानांतर में रास्ते में होते हैं। देखिए 4 पोल अगर लिखा रहेगा, आपको याद करने का ठीक बता रहे हैं। इसका थ्योरी अगर देखना है आपको फॉर्मूले से, तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाए हैं, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिए, प्ले लिस्ट में है अवेलेबल। 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैंप, 4 पोल रहेगा और समानांतर कह दिया था, 4 का दुगुना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 का दुगुना 8 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के पूछे जाएंगे। ITI सेकेंड ईयर का जो एग्जाम होने वाला है अभी ऑनलाइन, उसको 3rd सेमेस्टर का सब है, ये पूछे जाएंगे उसमें। अब देख लीजिए डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। देखिए डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जैसे ये प्लस है, इसके चारों तरफ ये घिरा हुआ है, इसको चारों तरफ से लेमिनेशन किया हुआ है, प्लस को चारों तरफ से लेमिनेशन कर दिया गया है, तो जिसमें लेमिनेशन होगा ये उसका आंसर हो जाएगा। तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ध्यान रखना है, इसको लेकर चारों तरफ से इसको लेमिनेशन कर दिया गया है, जिसमें लेमिनेशन होगा ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। अब डीसी जनरेटर, अब देख लीजिए मोस्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर इंटरपोल कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर कोर होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर कैसे जुड़े होते हैं? तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, इंटरपोल आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। एक स्वयं चुंबक, एक कह रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता है। यहाँ से आपको याद रखना है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्टेज का निर्माण करने में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। वोल्टेज का निर्माण करने में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। यहाँ से आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि डीसी जनरेटर यानी विच आर द 2 पॉइंट दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन, यानी डीसी मशीन में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध
प्रतिरोध को मापते हैं। डीसी जनरेटर में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो हो जाएगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध जो है ऑप्शन नंबर सी है। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध जो है दो बिंदुओं के बीच ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए यहाँ पर किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा टर्मिनल वोल्टेज और लोड करेंट। टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट दिया रहेगा आपको, नीचे टर्मिनल वोल्टेज और ऊपर लोड करंट। आपसे पूछ देगा बीच में इसका मान पूछ देगा कि इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये इसको बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का क्या नाम है। अब यहाँ पर याद रखना है आपको, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यदि शंट फील्ड को, देखिएगा बार बार हम दोहरा रहे हैं क्वेश्चन क्योंकि ये पूछा जाता है। शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा आपको लॉन्ग शंट कंपाउंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉन्ग शंट कंपाउंड, याद रखिएगा। और लॉन्ग शंट कंपाउंड लघु शंट कंपाउंड में आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग शंट कंपाउंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर प्रचलित होते हैं। तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर प्रचलित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है। डीसी जनरेटर जो होता है उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है कि आउटपुट वोल्टेज कम होता है कि आउटपुट वोल्टेज स्पंदित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को, डीसी जनरेटर जो है उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को प्रभाव क्या है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फार्मूला इसका हम डिस्कस करा दिए हैं, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। 4 पोल 1020 कंडक्टर 1500 आरपीएम की गति से चल रहा है और पोल 0.007 वेबर है। इसको आपको आंसर से भी याद रखना है, 357 वोल्ट हो जाएगा। इसका आपको डिस्कस देखना है तो जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख लीजिए, वहाँ से आपको पूरा इसका डिस्कशन हम किए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 357 वोल्ट। बस आपको एग्जाम की दृष्टि से हम लेकर चल रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, उसको डिस्कस करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए 23 देख लिए, अभी हमको 28 क्वेश्चन देखने हैं। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो आर्मेचर यहाँ पर देख लीजिए, आर्मेचर धारा कम करने के लिए, कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, कि आर्मेचर का तापमान कम करने के लिए। तो आर्मेचर का तापमान कम करने के लिए तो होगा नहीं, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाने के लिए तो होगा नहीं। यहाँ पर होगा डीसी जनरेटर का प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। बहुत कम है क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए डीसी जनरेटर का प्रतिरोध बहुत कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। देख लेते हैं कि डीसी जनरेटर जो है, डीसी जनरेटर को घड़ी के दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। तो अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है उसकी रक्षा करने के लिए डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही ऐसे क्लॉकवाइज चलना चाहिए। ठीक है, अब बड़े डीसी जनरेटर, जो बड़ा डीसी जनरेटर होता है, बड़ा डीसी जो जनरेटर होता है उसमें घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षति को पूर्ति प्रदान की जाती है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। जो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव है उसको बेअसर करने के लिए बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। ऐसे ऐसे आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं, डीसी जनरेटर में वोल्टेज के निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में जो आदमी विफल हो जा रहा है उसका क्या कारण है। तो फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर रहता है, उसमें फील्ड प्रतिरोध जो होता है क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है, इसलिए डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में वो विफल होता रहता है। ठीक है,
अब जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा है। अब उस जनरेटर का आप नाम बताइए कि जब उसका क्षेत्र जो होता है आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा होता है, तो आप याद रखिएगा शंट जनरेटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो जाएगा हमारा शंट जनरेटर है, ऑप्शन नंबर ए। शंट जनरेटर जो है इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डीसी जनरेटर में जो पोल शू होता है, अभी हम आपको चित्र के अनुसार दिखाए हैं, वो ऐसे वैसे था, नीचे वाला जो था उसको हम बोलते थे पोल शू, ये वाला जो पर्सन था उसको हम बोलते थे पोल शू। तो डीसी जनरेटर में जो पोल शू होता है उसका कार्य क्या है, तो एयर गैप के समान रूप से फ्लक्स को फैलाने में, एयर गैप जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने में डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य है। पोल शू का कार्य है कि एयर गैप जो होता है उसमें समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। ठीक है, अब देख लेते हैं डीसी जनरेटर का स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग जो होता है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है, तो धारा को एक दिशा में एकत्रित करना, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का महत्वपूर्ण कार्य है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट जो होता है, कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ब्रश बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर क्यों डीसी जनरेटर को अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, जो डीसी जनरेटर होता है क्यों अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, तो रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। देखिए जैसे जो डीसी जनरेटर है उसकी घूमने की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इसलिए वो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है इसलिए डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। अब 32 क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होते हैं। जो एक जनरेटर होता है उसमें योक हम आपको दिखाए हैं ऊपर, योक क्या फ्रेम उसको बोलते हैं, दिखाए थे आपको, घड़ी के क्लॉक की तरह था। तो एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होते हैं, तो आर्मेचर कोर के कारण, जो आर्मेचर कोर होता है उसके कारण योक और ध्रुव के माध्यम से जो क्लॉक की तरह था वो सर्किट में पूरा होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिगर वाला क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा, फिगर वाला आपको 100% आना है। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, तो जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर उसमें अगर लोड बढ़ाएंगे हम तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, क्यों भाई, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, जो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव होता है उसके कारण डीसी शंट जनरेटर में जब लोड हम बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो जो लंबी दूरी तय की जाती है तो लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए ऑप्शन नंबर क्या, संचयी योगी का प्रयोग किया जाता है, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर यानी संचयी योगी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। क्यों, तो लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो हम कम्युलेटिव जनरेटर कंपाउंड का उपयोग करेंगे। अब डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध जो है उसको बेहतर बनाने के लिए हम रख रखाव के माध्यम पर डिपेंड करता है, तो रख रखाव के दौरान जो मशीनों में गर्म हवा दी जाती है उस पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में अलग से उत्तेजित जनरेटर का हम ऊपर दिखाए हैं आपको, अलग से उत्तेजित जनरेटर जो होता है काम में आता है, जिसको अलग अलग एक इधर से होगा और एक इधर से होगा, ये अलग से उत्तेजित जनरेटर हो जाएंगे। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में अलग से उत्तेजित जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अब आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो आर्क वेल्डिंग के लिए याद रखिएगा, आर्क वेल्डिंग के लिए हरदम विभेदक जनरेटर का उपयोग किया जाता है, यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, जो डीसी जनरेटर है उसमें तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, तो कम धारा उच्च वोल्टेज, डीसी जनरेटर में जो तरंग वाइंडिंग होती है उसकी धारा जो होती है कम होती है और वोल्टेज उच्च होता है, यही उसकी विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए लैंप की तरह है, इसको याद रखने का आपको, डीसी जनरेटर जो है ये व्हाट इज द पर्पज असिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में कंप्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि ये जो है दिशा जो होते हैं ये लैंप की तरह जो है 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध है, ये 3 प्रतिरोध है इसमें। तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, तो धारा दिशा को आसानी से पलटता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा दिशा को आसानी से पलटता है। अब बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया था। ऊपर हम बताए हैं कि योक ऊपर घड़ी की जो तरह था वो एक था, जो ऐसे ऐसे घड़ी की तरह था वो योक का था। योक बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं, तो रोल्ड स्टील जो धातु होता है, स्टील धातु का उपयोग हम घड़ी बनाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का कार्य क्या है। जो स्प्लिट रिंग्स होता है डीसी जनरेटर में, स्प्लिट रिंग्स का कार्य क्या है, तो एक दिशा में आउटपुट बनाता है, जो एक दिशा में आउटपुट बनाता है उसको हम स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। जो एक दिशा में आउटपुट को बनाए रखता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम स्प्लिट रिंग्स के नाम से जानते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होते हैं। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होते हैं, तो प्रत्यवर्ती वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रत्यक्ष रूप से वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए एक्स, ये जो है एक्स के रूप में जो है ये वाला भाग एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स के रूप में चिन्हित भाग को कुंजी तरीका ठीक करने के लिए उसको लगाया जाता है। कुंजी तरीका बैठाने के लिए, वहाँ पर देखिए कुंजी तरीका बैठाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल, जो फील्ड कॉइल होता है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है भाई, तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। जो कुंडली फ्लक्स है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल, जो फील्ड कॉइल होता है यानी फील्ड कॉइल जो होता है उसका परम उद्देश्य है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 46, बड़े डीसी जनरेटर में मशीनों के पोल को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर ध्यान रखिएगा, योक बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो योक बनाने के लिए हम रोल्ड स्टील धातु का उपयोग करते हैं। योक बनाने के लिए रोल्ड स्टील धातु का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पोल कोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ढलवा इस्पात का उपयोग करते हैं। पोल कोर बनाने के लिए ढलवा इस्पात का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं क्यों पोल कोर स्टैपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, यानी कह रहा है कि वाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा घर्षण हानि को कम करने के लिए, कि विडेज लॉस को कम करने के लिए, कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, कोई हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए पोल कोर स्टैपिंग डीसी जनरेटर में पटलित किए जाते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अब डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। तो ये हो जाएगा हमारा कठोर कम्यूटेशन कम करता है, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा, कठोर कम्यूटेशन कम नहीं करता है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ, बीच चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नेचुरलाइज द डिमैग्नेटिंग इफेक्ट। जो डीसी जनरेटर होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, वो चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेसिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेसिस्टेंस वैल्यू इन ए डीसी जनरेटर, यानी यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा जो जनरेटर होता है, जो जनरेटर वोल्टेज का निर्माण करने में विफल हो जाता है, यानी जनरेटर फेल्ड टू बिल्ड ऑफ वोल्टेज, जनरेटर वोल्टेज को बनाने में विफल हो जाता है।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज हम देख लिए टोटल 50 क्वेश्चंस। ऐसे ही पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे। टोटल ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा, तो इसी में से आपको इसी में से पूरा टोटल के टोटल जो 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल इसी में से आएंगे। 100% गारंटी है, सफलता इसी में से मिलेगी। तो आप लोग हमारे वीडियो तो लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा के ऊपर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर जो थ्योरी का है उसको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट खोलकर वहाँ से देख लीजिए, देखना ना भूलें ज़रूर। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही तब तक बने रहें, हौसले बुलंद रखना है, मंजिल मिलेगी। जय हिंद।